जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा, जिसे हम कहते हैं पावर। ठीक है, पावर इन एसी सर्किट। तो जाहिर सी बात है, देखिए टॉपिक का नाम से पता चल रहा है कि हम लोग डीसी सर्किट में भी पढ़े थे और एसी सर्किट में भी। तो क्या दोनों पावर एक ही है या अलग अलग है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। उसके बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो ये देखिए, सबसे पहला देखिए पावर इन एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में जो पावर होता है वो क्या होता है? द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द जनरेटर इज़ कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी इन द रजिस्टर। तो आप देखो, डेफिनेशन से ज़्यादा इसमें फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला ही आपको याद रखना चाहिए। और फार्मूला में भी आपको ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ। जो हम लोग डीसी सर्किट में जो हम लोग पावर पढ़ते थे वो होता था V इंटू आई, ये होता था डीसी सर्किट का पावर। ठीक है, बट यहाँ पर जो पावर होगा वो आपका एवरेज पावर हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे, और एवरेज पावर जो होगा ये 1/2 इंटू आई मैक्स। तो आई मैक्स को आप कह सकते हो आई नॉट, और वी मैक्स को कह सकते हो वी नॉट, और इंटू कॉस फाई, या तो ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपका कुछ इस तरह से ये आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, यहाँ पर डेल्टा वी आर एम एस लिखा है। तो देखो, कहीं किसी किसी बुक में ऐसा रहता है, आई आर एम एस रहता है इंटू ई आर एम एस रहता है और इंटू कॉस फाई रहता है। ठीक है, किसी किसी बुक में रहता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस और इंटू कॉस फाई। तो देखिए मतलब ये जो है ना वी वेरी करता है, किसी किसी बुक में वी की जगह पर ई रहेगा और किसी किसी में वी एम रहेगा, किसी किसी में ऐसा रहेगा आई एम, ऐसा रहेगा किसी किसी में आई एम इंटू वी एम इंटू कॉस फाई। तो अलग अलग किताब में आपको अलग अलग मिलेगा, तो सब का मतलब वही है। एम का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम, जिसमें आई नॉट है वो भी देखिए पीक वैल्यू होता है, जिसमें वी नॉट है वो पीक वैल्यू होता है, ई नॉट है वो भी आपका पीक वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वी कैन ऑल्सो फाइंड द एवरेज पावर इन टर्म्स ऑफ आर। तो आर के टर्म्स में अगर एवरेज पावर निकालेंगे तो वहाँ पर जैसे होता था आई स्क्वायर आर, बट यहाँ पर हम आई स्क्वायर सिंपल आई नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, आई आर एम एस लेंगे, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ऐसा लेंगे। तो नेक्स्ट जो है आपका कुछ हम लोग यहाँ इसमें हम लोग कुछ रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क क्या करेंगे कि हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसके लिए हम लोग रफ वर्क करेंगे। इसका नेक्स्ट स्लाइड देखो, इसके लिए हम लोग करेंगे रफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग, आपको मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको रफ करके कुछ कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये इक्वेशन तो आप जानते हो, आपका ये आपका जैसे आपका ये E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये मान लिया गया है कि किसी टाइम पे किसी सर्किट में, एसी सर्किट में E का वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी था और I का वैल्यू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई था। ठीक है, तो हम जो एवरेज पावर निकालेंगे, तो एवरेज पावर क्या निकालेंगे एवरेज पावर हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इसका एवरेज इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई इसका एवरेज। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये करते हैं। ठीक है, तो रफ वर्क में देखिए क्या है, आपका जो पावर होता है, एवरेज पावर जो होता है, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, V का एवरेज ले लो और आप I का एवरेज ले लो। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, एवरेज पावर इक्वल्स टू V का एवरेज इंटू आई का एवरेज, क्योंकि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। तो अगर हम यहाँ एवरेज ले रहे हैं तो V का भी एवरेज ले लेंगे और I का भी एवरेज ले लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है, तो अब जो है तो V एवरेज, तो V के जगह पर हमने मान लिया है, V के जगह पर हमने क्या माना है, V के जगह पर हमने माना है ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ये आपको अगली स्लाइड में दिखेगा। तो इसका एवरेज लेंगे, और I के जगह पर हमने माना आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये वैल्यू हमने लेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे।
तो आप जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये वाला ई नॉट और ये आई नॉट, ये दोनों तो कांस्टेंट है। तो ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी और इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है आपका ये साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम लोग देखेंगे तो एवरेज पावर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी और ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पर लिखते हैं, नीचे में इसको यहाँ लिखते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 और प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग साइन ओमेगा टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये कॉस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन 5 मतलब इस तरीके से होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहला एवरेज पावर, चूँकि P इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, तो V के जगह पर अगर हम E ले लेंगे और I के जगह पर I ले लेंगे तो I हो जाएगा। अब मुझे चाहिए एवरेज, तो एवरेज पावर ले लेंगे तो E का एवरेज हो जाएगा और I का एवरेज होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर दिखलाया गया आपको, तो देखिए, तो ये स्टेप मैंने दिखाया आपको रफ में करके, दूसरा स्टेप भी दिखाया, तीसरा स्टेप में साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये जो एंगल है आपका साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो इसकी वैल्यू देखिए क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आफ्टर दैट अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपका साइन ओमेगा टी और यहाँ भी अंदर में साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, और फिर यहाँ पर आपका, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो ये हो गया आपका। मतलब साइन ओमेगा टी को इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ, इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका ये टर्म मिल रहा है मेरा, यानी ई नॉट आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका मिल रहा है। तो दिस इक्वल्स टू ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू साइन 2a। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, दिस इज इक्वल्स टू क्या है, साइन 2 ओमेगा टी, ऐसा होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ 2 रहता तो अगर यहाँ 2 नहीं है तो 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 और इंटू साइन 5 जो था वो रह जाएगा आपका ये साइन 5, ठीक है। मतलब हम जो है इसके जगह पर, यहाँ पर इसके जगह पर हम ये लिखे हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और बाहर में आपका साइन 5 बच गया, ठीक है। अब इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ई नॉट इंटू आई नॉट इसका आ गया आपका, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू कॉस 5 और इंटू साइन 2 ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई 2 और इंटू साइन 5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका एवरेज, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कह लो या फिर कह लो साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर आप एवरेज निकालोगे तो इसकी एवरेज आएगी 1। क्यों होगा 1? क्योंकि देखिए ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी पूछ रहा है, तो साइन स्क्वायर, तो ये आपका प्लस लूप है, ये माइनस लूप है। तो अगर हम यहाँ पर अंदर में प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो उसका जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मान लीजिए कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है।
तो 0 + 1 मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो आपका एवरेज वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/2। ठीक है, और इधर फिर कॉस फाई, तो कॉस फाई तो बच गया तो उसको लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद इधर देखिए साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, तो साइन 2 ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई 2 इसका एवरेज वैल्यू। तो यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू जो होगा वो आपका ऑलवेज ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी अगर लेंगे तो एक ऊपर वाला कर्व प्लस और नीचे वाला लूप माइनस, तो ये प्लस माइनस मिलकर ज़ीरो बना देगा। ठीक है, तो ये ज़ीरो बना देगा, तो 0/2 इसका एवरेज वैल्यू 0/2, तो 0/2 जो होगा वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म मतलब 0 इंटू एनीथिंग, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अलग से निकाल के भी देख सकते हो, जैसे मान लीजिए आप ऐसे भी निकाल सकते हो। हम जब किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, मान लीजिए मुझे निकालना है साइन ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी, इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा अगर हम निकालेंगे फुल साइकिल के लिए तो 0 से लेकर टी तक ले लेंगे। ठीक है, और टी मतलब कितना, 2π/ओमेगा, और ये हो जाएगा आपका साइन ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 0 to 2π/ओमेगा और इंटू डी टी। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका वैल्यू होगा साइन 2 ओमेगा टी है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगा, और आपको ऊपर लिमिट नीचे लिमिट हो जाएगा 0 और ऊपर हो जाएगा 2π/ओमेगा। तो आप जब सॉल्व करोगे ना इसको तो उसकी वैल्यू आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी या फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, और आपका साइन ओमेगा टी, साइन एन ओमेगा टी मतलब एन की जगह पर कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, या फिर कह लो कि कॉस एन ओमेगा टी, तो साइन एन ओमेगा टी या फिर कॉस एन ओमेगा टी, इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी इन दोनों की, ये क्या होगी, ज़ीरो होगी, और ये भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो अगर ये दोनों ज़ीरो होगी तो यहाँ पर देखिए ये ज़ीरो हो जाएगा आपका, ये जो टर्म है साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ये ज़ीरो, तो 0 इंटू एनीथिंग ज़ीरो, तो ये वाला टर्म ख़त्म ही हो जाएगा पूरा। तो मेरे पास क्या बचेगा, E0 इंटू I0 इसका एवरेज, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका एवरेज होता है 1/2 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का साइन स्क्वायर ओमेगा टी कह लो या फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कह लो, मतलब ये वाली चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। मतलब मेरे पास जो रिज़ल्ट आया एवरेज पावर का, तो एवरेज पावर का रिज़ल्ट कितना आया, ये आ गया आपका E0 इंटू I0 और इंटू 1/2 इंटू कॉस 5। ठीक है, तो ये जो 1/2 है हम इसको अरेंज करके हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एवरेज पावर को हम अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं। मेरे पास क्या था, E0 इंटू I0 बाई 2, तो E0 I0 बाई 2 और इंटू कॉस ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं E0/√2 और I0/√2 ऐसा लिख सकते हैं, और इंटू कॉस ऑफ 5। ठीक है, तो अगर हम अब यहाँ पर देखिए, अब बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि E0 अब जरा सोचो I0/√2 ये क्या होता था, ये होता था IRMS, और E0/√2 ये क्या होता था, ये भी होता था ERMS। यानी मेरा जो फॉर्मूला है ये, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इस फॉर्मूला को हम फाइनली ऐसा लिख सकते हैं। तो एवरेज पावर जो हो गया आपका, या तो ये हो गया या फिर ये हो गया आपका। आई मीन टू से एवरेज पावर इक्वल्स टू E0/√2 इंटू I0/√2 इंटू कॉस 5। कहने का मतलब है कि आप या तो ये याद रखो या फिर ये याद रखो। अब देखो, अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। इसमें जो cos 5 होता है इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर, तो घरों में जो बिल आती है इलेक्ट्रिक बिल, उसमें आप देखना उसमें पावर फैक्टर लिखा होता है। ठीक है, और पावर फैक्टर जो होता है
ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका पावर फैक्टर। तो किस तरह से पावर फैक्टर होता है, ये देखिए वर्किंग पावर जो होता है वो किलो वाट में होता है और जो अपरेंट पावर होता है वो किलो वोल्ट एम्पियर में होता है। तो हम बात करेंगे पावर फैक्टर की। तो जो cos फाइव होता है वो होता है आपका पावर फैक्टर एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ वर्किंग पावर बाई अपरेंट पावर। तो किलो वाट डिवाइडेड बाई किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो कह सकते हो द अपरेंट पावर इन AC सर्किट हैज़ 2 कंपोनेंट्स। जो अपरेंट पावर है, ये अपरेंट पावर, इसके 2 कंपोनेंट है, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। एक्टिव एंड वर्किंग पावर एंड रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो एक्टिव और वर्किंग पावर, तो जो वर्किंग पावर है उसी को हम एक्टिव पावर कह सकते हैं और दूसरा होता है आपका रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो ये होता है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से हम लोग ऐसा कह सकते हैं cos फाइव इक्वल्स टू ऐसा होता है, ठीक है। दस पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपरेंट पावर, ठीक है। फॉर लीडिंग करेंट्स द पावर ट्रायंगल बिकम्स रिवर्स्ड। फॉर लीडिंग करेंट्स द पावर ट्रायंगल बिकम्स रिवर्स्ड, ठीक है। तो लीडिंग करंट के लिए पावर ट्रायंगल क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऐसा है आपका, ये ट्रायंगल जैसा है उसके उल्टा ये, तो ये आपका रिवर्स ट्रायंगल है, ठीक है। इसका ये रिवर्स है, इस वाले का ये वाला ट्रायंगल रिवर्स है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के अलावा एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है वो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से नहीं आया बट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ फॉर्म फैक्टर द रेशियो, ठीक है। मतलब फॉर्म फैक्टर जो होता है एफ दिस इज इक्वल्स टू RMS वैल्यू और डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रेशियो को हम लोग बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। तो RMS वैल्यू कितना है, E0 बाई √2 कह सकते हो। एवरेज वैल्यू कितना है, ट्वाइस ऑफ E0 बाई पाई। याद करिए E एवरेज जो था आपके पास वो 2 इंटू E0 बाई पाई था और जो RMS था तो ये आपका कितना था, आपका ये था आपका E0 डिवाइडेड बाई √2। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो मेरे पास जो फॉर्म फैक्टर आएगा, तो फॉर्म फैक्टर RMS वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू होता है। तो RMS वैल्यू लिख देंगे तो E0 बाई √2 लिखेंगे और एवरेज वैल्यू लिखेंगे तो 2 E0 और डिवाइडेड बाई पाई लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं E0 ने E0 को मार दिया और फाइनली आपका ये आंसर आ रहा है 1/2√2 और ऊपर चला जाएगा पाई। तो यानी पाई का वैल्यू कितना होता है 1.414, ठीक है। गलत बोल रहा हूँ क्या, 1.732 ऐसा कुछ होता है पाई का वैल्यू, ठीक है। 22/7 होता है ना, 22/7 3.714 ऐसा कुछ होता है। तो ये हो जाएगा 3.71 जो भी है और डिवाइडेड बाई 2√2, तो 2√2। तो इसका जब कैलकुलेट करोगे ना तो ये देखिए ये वैल्यू लगभग आपका पाई बाई 2√2, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 1.11 आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड फॉर्म फैक्टर, 1.11, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसमें हम लोग पावर कितने तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो टॉपिक का नाम देखिए पावर फार्मूला इन DC, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। AC 1 फेज़ मतलब AC सिंगल फेज़ एंड AC 3 फेज़। तो आपको मैं बता दूँ 3 फेज़ जो है ये हायर क्लासेस में है, BTech वगैरह में ये पढ़ना रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग, मैं आपको बता दे रहा हूँ बट हमें ये पढ़ना नहीं, हमें 2 चीज़ पढ़ना है, एक ये पढ़ना और एक ये पढ़ना है। तो आपको अगर अच्छे से याद होगा तो बहुत अच्छे से याद होगा कि पावर जो होता है वो V × I होता है, या फिर V की जगह पर अगर IR रख देंगे तो I² R हो जाएगा,
या फिर वी स्क्वायर बाई आर होता है। 3 फार्मूला होता है पावर का, और ये पावर का फार्मूला होता है डीसी में। एसी में जो एसी सर्किट में जो पावर का फार्मूला होता है वो या तो वी आई कॉस फाई होगा, या फिर आई स्क्वायर आर कॉस फाई होगा, या फिर वी स्क्वायर बाई आर कॉस फाई होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो v इंटू आई है और ये जो v इंटू आई है दोनों अलग अलग हैं। भले ही यहाँ पर सेम लिखा हुआ है, बट इसका मतलब वोल्टेज इंटू करंट डायरेक्ट डीसी वाला है, और इसका मतलब है वी आर एम एस और इंटू आई आर एम एस और इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत करना, आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर वी आई है और यहाँ पर भी वी आई इंटू आई है तो दोनों सेम है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये आपका अलग है, ये जो है आपका अलग है, और ये वाली चीज़ आपका अलग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपका जो 3 फेज़ में जो होता है वो आपका इसके बाद जो 3 फेज़ में होता है ये आपका होता है आपका ऐसा, √3 इंटू वी एल इंटू आई एल इंटू, अब यहाँ पर देखिए वी एल और आई एल जो है उसको बोलते हैं, वी एल को बोलते हैं लोड वोल्टेज और आई एल को बोलते हैं लोड करंट। ठीक है, तो ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना है, तो ये हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ इसके और इसके बारे में सोचेंगे। ये आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना था और ये आपको ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ना है, दोनों अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है। ये चैप्टर 3 था और ये चैप्टर आपको 7 है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना करें, और जब भी सवाल आए तो उसमें देख लें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फाइनली जो हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ ऐसा है, P इक्वल्स टू वी एम इंटू आई एम बाई 2। तो वी एम इंटू आई एम बाई 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वी एम बाई √2 और इंटू आई एम। मैंने बोला था ना कि आपको अलग अलग आपको दिखेगा, तो वहाँ पर देखिए किसी किसी जगह पर ई नॉट है, किसी किसी जगह पर वी नॉट है, किसी किसी जगह पर ई एम मिलेगा और किसी किसी जगह पर वी एम मिलेगा। तो ये सब जो है सेम ही है। ठीक है, अलग अलग बुक ने अलग अलग नोटिफिकेशन किया है, बट उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ई एम कह लो या फिर वी एम कह लो, या फिर ई नॉट कह लो, या फिर वी नॉट कह लो, या फिर ई एम कह लो, या फिर ई नॉट कह लो, सब का मतलब एक ही है, सब पीक वैल्यू है ये सारे या कह लो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सवाल है, सवाल ये है कि फाइंड द एवरेज पावर डेसिपेटेड इन ए नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर देखिए एग्जांपल 14.10। ठीक है, फाइंड द एवरेज पावर डेसिपेटेड इन द नेटवर्क हुज इनपुट करंट एंड वोल्टेज आर एज फॉलोज। तो इनपुट करंट और वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान से अगर आप देखोगे तो I इक्वल्स टू आपका यहाँ पर दिया हुआ है 5 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 40 डिग्री, और V इक्वल्स टू दिया हुआ है ये 10 साइन ओमेगा टी प्लस 40 डिग्री। और हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि एवरेज पावर क्या होगा। तो हम आपको एक बात बताते हैं, जो एवरेज पावर होता है वो क्या होता है, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस और बाई 2, सॉरी ये 2 नीचे नहीं होगा, इंटू कॉस फाई। या तो ये होता है फार्मूला, या फिर दूसरा फार्मूला होता है एवरेज पावर इक्वल्स टू ई नॉट इंटू आई नॉट बाई 2 और इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो इस फॉर्मूला में यहाँ पर आपका इस वाले में आपका ये आपका है वैल्यू आई नॉट का, और ये जो 10 है ये आपका वैल्यू ई नॉट का, या कह लो वी नॉट का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे सर कॉस फाई कहाँ गया, कॉस फाई तो आपने लिखा ही नहीं। तो कॉस फाई की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। क्यों 0 आ जाएगी, क्योंकि फाई 0 है। फाई क्या है, फाई इज़ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। कहने का मतलब है कि वी एम या आई एम के बीच का एंगल, या कह लो ई एम एंड आई एम के बीच का एंगल, या फिर कह लो ई नॉट
एंड आई नॉट के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू ज़ीरो हो गई। क्यों हो ये ज़ीरो? क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा सिंस वी एंड आई आर इन फेज, मतलब सेम फेज, द सर्किट अपीयर्स टू बी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो आपको यहीं से दिखेगा। तो जैसे एवरेज पावर देखिए, हम लोग इसको अलग अलग टॉपिक में क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि जैसे आपका ई एम हो गया इंटू आई एम हो गया बाई 2 हो गया, ठीक है, और इंटू कॉस फाई। तो ये कॉस फाई डिसाइड करेगा, इसीलिए इसको पावर फैक्टर इसलिए बोला गया है। यही आपको डिसाइड करेगा कि आपका सर्किट कैसा है, प्योरली रेजिस्टिव है या प्योरली इंडक्टिव है या आरएलसी सर्किट है या आरसी सर्किट है, सब ये डिसाइड करेगा कॉस फाई, ठीक है। ये इसका हम लोग आगे चलकर सवाल देखेंगे। ऐसे इसमें भी आप समझ सकते हो, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिंस वी एंड आई आर इन सेम फेज द सर्किट अपीयर्स टू बी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। मतलब यहाँ पर चूँकि फाई ज़ीरो है, तो अगर फाई ज़ीरो है तो कॉस ज़ीरो क्या होगा? कॉस ज़ीरो डिग्री 1 हो जाएगा। तो कॉस ज़ीरो डिग्री 1 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? जिधर वोल्टेज है उधर ही आपका करंट है, यानी दोनों सेम फेज में। तो सेम फेज में कब होता था? जब रेजिस्टिव सर्किट होता था, याद है? तो ये सारा चीज़ है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये पावर यहाँ से निकल गया सॉल्व करके 10 वोल्ट इंटू 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 25 वाट आ गया। उसके बाद और क्या पूछा है? हाँ, बस उतना ही तो पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर बराबर हो जाएगा वी एम बाई आई एम। तो वी एम की वैल्यू कितनी है? 5 है, सॉरी वी एम की वैल्यू 10 है और ई एम कितना है? 5 है। तो ये कितना आ गया? 2 ओम आ गया। तो अगर ये 2 ओम आ गया और सर्किट मेरा जो है रेजिस्टिव सर्किट है, तो रेजिस्टिव सर्किट में तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं P इक्वल्स टू वी इंटू आई, ठीक है, या फिर कह लो वी स्क्वायर बाई आर, ये लगा लो डायरेक्ट। क्लियर है? तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 3 तरीके से निकाल कर दिखाएगा, तीनों में 25 वाट आंसर आया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, एक क्विज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपके स्क्रीन पर ये सवाल है, ठीक है। ये पहला सवाल है कि द एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ प्योर कैपेसिटेंस इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में अगर कोई प्योर कैपेसिटेंस सर्किट है तो उसमें जो एवरेज पावर होगी वो कितनी होगी? ऑप्शन ए में है आपका 1/2 इंटू सी इंटू वी, ठीक है। ऑप्शन आपका बी में, ऑप्शन बी में है आपका सी वी स्क्वायर, यानी ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी में आपका 1/4 इंटू सी इंटू वी स्क्वायर एंड ऑप्शन डी में आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर्किट कैसा लिया गया है? द एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ प्योर कैपेसिटेंस सर्किट। तो प्योर कैपेसिटेंस सर्किट में क्या होता है? आप याद अगर करेंगे अच्छे से, अगर आप याद होगा कि जब प्योर कैपेसिटेंस सर्किट होती है तो जिधर करंट होती है, वोल्टेज जो होता है, अगर इधर आई नॉट है तो ये होता है आपका, मतलब इधर अगर आपका हाँ आई नॉट है तो ये होता है आपका वी सी, ठीक है, और ये एंगल होता है π/2। तो अगर हम लोग एवरेज पावर निकालेंगे, ठीक है, तो एवरेज पावर क्या होता है? वी नॉट इंटू आई नॉट, ठीक है, /2 और इंटू कॉस फाई। तो फाई तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में 90 डिग्री है, तो अगर ये फाई 90 हो जाएगा तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर कॉस 90 0 हुआ तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? यानी अगर एवरेज पावर की बात की जाए तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? ई नॉट इंटू आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट इंटू आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस π/2। अब बोलोगे सर आपने π/2 कैसे लिया? तो मैंने यहाँ से लिया, कैपेसिटेंस सर्किट बोला, प्योर कैपेसिटेंस बोला है। तो प्योर कैपेसिटेंस में मुझे याद है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जब हम पढ़ रहे थे तो जिधर करंट होता है, अगर इधर आई नॉट है तो वोल्टेज जो होता है वो आपका ई नॉट जो होगा वो π/2 पे हो जाएगा। और ये जो कॉस फाई है तो इसमें फाई जो है ये ई नॉट और आई नॉट के बीच का एंगल है, यानी कि कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी
ज़ीरो मतलब कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू मतलब कॉस 90, कॉस 90 ज़ीरो, यानी ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो, यानी जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा सवाल हम देखते हैं। बोल रहा है कि द पावर फैक्टर ऑफ ए गुड चॉक कॉइल। ठीक है, तो गुड चॉक कॉइल का जो पावर फैक्टर होता है, देखो पावर फैक्टर नियरली 1 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या होता है। बी ऑप्शन है, एग्जैक्टली ज़ीरो होता है। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली ज़ीरो, हाँ याद आया। ठीक है, क्यों होता है एग्जैक्टली ज़ीरो, ये देखिए। अब बोलोगे सर पावर फैक्टर बराबर 1, नहीं ऐसा कैसे, इसमें बी है तो ज़ीरो होना चाहिए, नियरली 1 दिया है। गुड चॉक कॉइल, चलिए ठीक है, ये आपका डाउट है, इसमें कुछ गड़बड़ है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से चेक करूँगा, बनाया मैंने ही है बट इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप देख लेना थ्योरी पढ़ के, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सअप करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, द पावर फैक्टर ऑफ अ LCR सर्किट। ठीक है, तो LCR सर्किट जो होता है, तो आपको मैं बता दूं कि LCR, तो LCR में सर्किट में क्या होता है कि अगर आपको याद होगा तो LCR सर्किट का जो फेजर डायग्राम है वो कुछ ऐसा होता है। इधर I था और ये था आपका XL माइनस XC, याद आया कुछ, और हम लोग Z की जो वैल्यू लिख रहे थे कुछ ऐसा लिख रहे थे। Z की वैल्यू हम ऐसा लिख रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग लिख रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि LCR सर्किट में रेजोनेंस का केस बोला है। ठीक है, एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस कब होता है, जब XL बराबर XC हो जाए। ठीक है, ये रेजोनेंस का कंडीशन है। AC LCR सर्किट जो है रेजोनेंस के केस में तभी होगा जब XL बराबर XC हो जाए। और XL बराबर XC का मतलब क्या है, XL बराबर XC का मतलब ये होता है ओमेगा L और ये होता है 1 बाई ओमेगा इंटू सी। तो ओमेगा को एक तरफ करेंगे तो ओमेगा इधर आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और उधर जाएगा 1 बाई LC। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, यानी ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 2 पाई f देखेंगे तो 2 पाई f इक्वल्स टू 1 बाई, ये L है ना, ये 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू सी। तो ये 2 पाई इधर आ जाएगा, तो ये फाइनली जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ये हो जाएगा 1 बाई 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू सी। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फ्रीक्वेंसी एट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो चॉक कॉइल में अगर देखा जाए, मैंने थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ किया है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सॉल्यूशन लिया गया है, ये सॉल्यूशन देखिए पिछले क्वेश्चन का है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में मेरा चॉक कॉइल के बारे में पूछा गया था और इसमें पूछा गया है पावर फैक्टर के बारे में। तो LCR सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वो 1 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, LCR सर्किट में। अब बोलोगे सर 1 कैसे होगा, क्यों होगा 1, क्योंकि देखिए पावर फैक्टर जो cos फाई होता है, तो cos फाई जो होता है वो एंगल पर डिपेंड करता है, और एंगल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 0, क्योंकि रेजोनेंस के केस में। ठीक है, ये सॉल्यूशन गलत है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है और ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ इस वाले का। यहाँ पर देखिए सर्किट कैसा है, रेजोनेंस सर्किट है, तो रेजोनेंस का केस मैंने आपको बताया ना, XL बराबर XC होगा तो रेजोनेंस होगा।
और अगर एक्सएल बराबर एक्सी हुआ तो एक्सएल माइनस एक्सी ये क्या हो जाएगा, दोनों अगर इक्वल है तो ज़ीरो हो जाएगा। यानी जो हम z निकालेंगे ये ऐसा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो ज़ीरो हो गया पूरा। अगर ये ज़ीरो हो तो ये आर स्क्वायर, यानी z की वैल्यू क्या हो जाएगी r। यानी जो रेजोनेंस के केस अगर होगा, अगर LCR सर्किट है और आपका रेजोनेंस के केस में है, तो उस समय सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, उस समय सर्किट बिहेव करेगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह। ठीक है, कैसा बिहेव करेगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह। तो अब अगर बात करेंगे कॉस फाई की, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, जिधर आपका करंट होता है उधर ही आपका EMF होता है, याद है ना, मतलब ऐसा VR कह लो, VR, ठीक है, ऐसे कह लो, जिधर करंट होता है उधर ही आपका होता है EMF। ठीक है, तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी, तो फाई की वैल्यू यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में तो जीरो हो जाएगा, यानी कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस फाई को ही हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा ये इसमें हो जाएगा। तो बाय मिस्टेक मैंने देखिए इसका आंसर मैंने इसमें दे दिया था। ये जो पावर फैक्टर है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, चॉक कॉइल के केस में क्या होता है, जो चॉक कॉइल होता है उसमें आपका जो एंगल होता है चॉक कॉइल में, ठीक है, ये देखिए ये जो चॉक कॉइल होता है, तो चॉक कॉइल में क्या होता है, एक इंडक्टर लगाकर चॉक कॉइल बनता है। ठीक है, मैंने रेगुलर क्लास में आपको चॉक कॉइल के बारे में बताया था। तो अगर इंडक्टर होता है इसमें तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अगर इधर आपका है करंट, तो वोल्टेज किधर होता है, 90 डिग्री से लीड करता है। ये होता है आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट का। और जो कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें होता है जिधर करंट होता है और वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है 90 डिग्री से। और जो रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें क्या होता है, जिधर करंट होता है उधर ही आपका होता है वोल्टेज। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट है। तो हमें इस वाले केस में देखना है, तो इस वाले केस में भी देखिए एंगल दोनों के बीच कितना, π/2। ठीक है, क्योंकि गुड चॉक कॉइल में पूछा है, तो गुड चॉक कॉइल कैसा होता है, L की तरह बिहेव करेगा, प्योरली L सर्किट होगा। तो L सर्किट अगर होगा तो L सर्किट में I इधर और L ऊपर, मतलब XL ऊपर, तो आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो जिधर XL उधर ही VL है आपका, या कह लो E है। तो cos 90 डिग्री ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी जो वैल्यू होगा इसका ये नियरली 0 होगा। ठीक है, तो इसमें आपका देख लेना, इसमें मिस्टेक हुआ था, इस मिस्टेक को आप करेक्शन करना। ये जो आंसर है आपका डिस्प्ले जो हो रहा है, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का है और इसका आंसर ये है। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो इस क्वेश्चन में रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, तो अब देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि द इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस एंड 4 ओम रिएक्टेंस। ठीक है, तो इम्पीडेंस में बोल रहा है 4 ओम रिएक्टेंस और 3 ओम क्या है, रेजिस्टेंस है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो रिएक्टेंस होता है, ठीक है, जो रिएक्टेंस होता है, तो यहाँ पर अगर हम चाहेंगे कि Z निकालना, तो Z की वैल्यू हो जाएगी R² प्लस X²। ठीक है, तो रिएक्टेंस है, तो रिएक्टेंस में आपका X², तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए 3 ओम रजिस्टर दिया है, यानी R का वैल्यू 3 ओम है, और 4 ओम रिएक्टेंस दिया है, यानी X का वैल्यू कितना है, 4 ओम है। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पर आपने X को XL लिया है या XC लिया है या XL माइनस XC लिया है। ठीक है, ये तीनों ही रिएक्टेंस है, इसलिए हमको उससे लेना देना नहीं है कि वो XL है या XC है या आपका XL माइनस XC है या XC माइनस XL है। ठीक है, जो भी है हम इसको डायरेक्टली रख देंगे R² प्लस X²। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि रिएक्टेंस मेरा डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें ये कंफर्म किया ही नहीं है कि ये XL है या XC है, तो हम डायरेक्ट रिएक्टेंस मान लेंगे। मतलब Z की जो वैल्यू है वो R² प्लस X², तो इसकी वैल्यू आ गई 5। ठीक है, और अगर Z की वैल्यू 5 आ गई, तो Z की वैल्यू 5 आ गई, तो हमें क्या चाहिए, हमें कॉस चाहिए। तो कॉस 5 की वैल्यू कितनी होती है,
कॉस फाई होती है आर बाई जेड, ठीक है। तो आर बाई जेड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा 5, तो 3/5 का मतलब ये 0.6 यानी बी ऑप्शन, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से है। फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर इन डीसी मोटर, डीसी मोटर में जो मैक्सिमम आउटपुट पावर होता है उसके बारे में बताएगा। द इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ शुड बी, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ये देखिए, जो डीसी मोटर में मैक्सिमम आउटपुट पावर होता है वो होता है आपका हाफ ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यानी जो भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसका हाफ हो जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, इन एन एसी सर्किट वी एंड आई आर गिवन। तो वी और आई दिया हुआ है, यहाँ पर जो आई की वैल्यू है आप उसको समझ लो कि जो आई की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है, आई इक्वल्स टू 150, ये वाला 150 साइन 150t प्लस π/3 इतना आपका एम्पियर है, ठीक है। और जो v की वैल्यू है आपका, ये आपका 150 साइन 150t इतना वोल्ट है आपका, ठीक है। तो पूछ रहा है द पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट। तो आसान है निकालना। पावर कैसे निकालते हैं, पावर का फॉर्मूला मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो पावर का होता है यहाँ पर E0/√2 एंड I0/√2 और इनटू cos फाई। अब आप बोलोगे सर आपने ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे लगाया, क्योंकि हम ये भी तो समझ सकते हैं, पावर का हमारे पास ये भी तो फॉर्मूला है, ERMS इंटू IRMS और इंटू cos फाई। तो देखिए मैंने फार्मूला कैसे लगाया है, V इक्वल्स टू, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, ऐसा होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कंपेयर जब करोगे तो V0 की जगह पर 150 है और ओमेगा के जगह पर भी आपका 150 है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लगाया फॉर्मूला P इक्वल्स टू E0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos फाई, ठीक है। तो और अब देखो cos फाई में फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए एक एंगल है आपका 150, आई का वैल्यू देखिए और टी का वैल्यू देखिए। तो इसमें जब तुम फेज डिफरेंस निकालोगे तो 150 प्लस आपका है 150, एक जो एंगल है आपका आई के लिए जो एंगल है वो आपका 150t प्लस π/3 है, ये आपका हो गया एंगल। और इसमें से माइनस कर देंगे 150t को, तो ये 150t माइनस हो जाएगा, तो π/3 बचेगा। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक है, पीछे जाना था, हाँ, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो π/3, तो π/3 मतलब 60 डिग्री। तो अगर cos π/3 की बात की जाए तो cos 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/2। तो हमें आराम से एवरेज पावर निकल जाएगा इस तरह से, ये देखिए आपका एवरेज पावर है। तो एवरेज पावर इक्वल्स टू E0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos फाई। तो cos फाई का वैल्यू हमें निकालना था, फाई का हम निकाल लिए आपका π/3, और ये आपका इस तरह से। तो ऐसे सवाल आपका CBSE बोर्ड में, NDA में और नीट में पूछे जाते हैं, JEE मेंस में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। CBSE बोर्ड में तो 99% चांस है कि इस तरह का सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, द फॉर्म फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ, फॉर्म फैक्टर के बारे में बोला गया है कि फॉर्म फैक्टर जो होता है वो रेशियो होता है। तो फॉर्म फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, क्या होता है, ऑप्शन ए में आपका पीक वैल्यू टू RMS वैल्यू, ऑप्शन बी में आपका RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। तो देखिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जानते हैं कि फॉर्म फैक्टर जो होता है वो आप शुरू में ही हम लोग देखे थे RMS/एवरेज होता है, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू होता है फॉर्म फैक्टर, यानी आंसर बी इज़ करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट, प्योर इंडक्टिव सर्किट टेक्स पावर फ्रॉम
प्योर इंडक्टिव सर्किट टेक्स पावर फ्रॉम AC लाइन है, ये है ना, A डॉट C डॉट जो है मतलब AC लाइन मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट लाइन है, ठीक है। तो जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है वो पावर ले रहा है उसमें AC लाइन से, ठीक है। कब लेता है ये, वो आपसे आंसर पूछा जा रहा है। तो कब होता है, जब अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पर इंडक्टिव सर्किट है, तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, जब अप्लाइड वोल्टेज जो है वो बट करंट इंक्रीजेज, अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीजेज एंड करंट इंक्रीजेज, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्ट ही, आपको इस तरह का सवाल डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि इन अ हाईली कैपेसिटिव सर्किट apparent power is equal to the actual power, reactive power is more than the apparent power, reactive power is more than the actual power and actual power is more than its reactive power। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रिएक्टिव पावर इज मोर देन द एक्चुअल पावर, ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट में। उसके बाद है आपका इन एन AC सर्किट अ लो वैल्यू ऑफ किलो वोल्ट एम्पियर कंपेयर्ड विथ किलो वाट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है AC सर्किट में। तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या है, लो फ्रीक्वेंसी, हाई पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, मैक्सिमम लोड करंट एंड हाँ 10 नंबर है ना, हाँ मैक्सिमम लोड करंट, हाँ बोल रहा है कि इन एन AC सर्किट अ लो वैल्यू ऑफ किलो वोल्ट एम्पियर kVAR मतलब किलो वोल्ट एम्पियर कंपेयर्ड विथ किलोवाट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है। तो ये जो है अगर उससे कंपेयर किया जाए तो यूनिटी पावर फैक्टर इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज मैंने आपको पूरी तरीके से आपको ये सारा टॉपिक पढ़ा दिया, क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको पढ़ाया पावर इन AC सर्किट, पावर फैक्टर पढ़ा दिया आपको, फॉर्म फैक्टर पढ़ा दिया आपको और न्यूमेरिकल्स भी करा दिया आपको। तो ये एक पूरी तरीके से जो AC जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है इसमें आपका पावर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी मैंने टच किए हैं, ठीक है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसको अच्छे से एक्सपीरियंस करें। और अगर कोई डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7870184583 पे आप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।